द डेवलपमेंटल थियरिस्ट्स हु व्यू प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट एज हैविंग सब्सटेंशियल प्लास्टिसिटी। देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। कौन से वो विकासात्मक थियरिस्ट हैं जो ये मानते हैं कि जो विकास है वो सब्सटेंशियल प्लास्टिसिटी रखता है थ्रू आउट लाइफ। बेसिकली पूछा है विकासात्मक सिद्धांतवादी मानते हैं, यानी डेवलपमेंटल थियरिस्ट जो डेवलपमेंट पे स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं, वो ये मानते हैं आज की डेट में जो प्रेजेंट सिनेरियो है कि ब्रेन जो है हमारा वो सब्सटेंशियल प्लास्टिसिटी रखता है। प्लास्टिसिटी क्या है उस पर भी आएंगे। और जो थ्रू आउट लाइफ चलती है आर लाइकली टू एम्फेसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ, किस चीज पे फोकस कर रहे हैं ये कि थ्रू आउट हमारे अंदर डेवलपमेंटल प्लास्टिसिटी रहती है। इस बात के बारे में आप क्या मानते हैं कि ये कहां से ज्यादा प्रभावित है? हेरिडिटी से। बट हेरिडिटी तो अगर हम देखें तो एक एज के बाद जो आपकी हेरिडिटरी गुण हैं वो सारे कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद तो आप डिके की तरफ जाते हैं। तो हेरिडिटी तो नहीं कहेगी कि थ्रू आउट प्लास्टिसिटी चलेगी। एनवायरमेंट, हालांकि इसका भी रोल है, जेनेटिक्स का भी रोल है, ऐसा नहीं है किसी भी चीज में कि हम बिल्कुल नकार दें, बट मेजर रोल हेरिडिटी का नहीं है। हेरिडिटी के अनुसार तो फिर आप कुछ दिन में बूढ़े भी होने लगते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो एज के साथ भी चीजें करते रहते हैं। हम बात करें एनवायरमेंट एंड एक्सपीरियंस की, वातावरण एवं अनुभव की, ये बात सही है। क्यों? क्योंकि जो प्लास्टिसिटी है, प्लास्टिसिटी का मतलब है आप टाइम के साथ थ्रू आउट आपके ब्रेन में वो क्षमता है, आपके जेनेटिक्स में वो क्षमता है, जीनोटाइप में वो क्षमता है कि आप अपने फिनोटाइप को, याद है फिनोटाइप जीनोटाइप की बात की थी, फिनोटाइप को यानी आप अपने एनवायरनमेंट के साथ अडेप्ट करते रह सकते हैं। अगर आप चाहें, चाहे आप 90 साल के हो, आप कंप्यूटर भी सीख सकते हैं अगर आपने टाइम के साथ अडेप्ट किया है, क्योंकि आपके ब्रेन में वो क्षमता है, वो प्लास्टिसिटी है, वो न्यूरॉन्स का जो पाथवे है, अगर आप चेंज करते रहेंगे उसको, सेम तरह का ही काम नहीं करते रहेंगे, डिफरेंट डिफरेंट चीजें करेंगे, तो ब्रेन आपका एक्टिव रहेगा हमेशा। ये एनवायरनमेंट है, ये वातावरण है कि वातावरण के साथ आप अडेप्ट कर पाए, ये प्लास्टिसिटी है। तो एनवायरनमेंट और एक्सपीरियंस पे निर्भर करेगा। जिन लोगों को एनरिच्ड एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा या जो लोग इच्छुक नहीं होते, वो एक टाइम के बाद कहने लगते हैं अरे हमसे कहां फोन चलेगा, अब तो हमारी उम्र हो गई है ना। तो डोमेन स्पेसिफिक इंटेलिजेंस यानी विशिष्ट प्रभाव नहीं, ये ऐसा नहीं कि कोई डोमेन स्पेसिफिक इंटेलिजेंस या क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस है। क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस और फ्लूइड इंटेलिजेंस, रेमंड बी कैटल बात करते हैं। क्रिस्टलाइज्ड है कि जो चीजें आप नॉलेज के साथ इकट्ठे करते रहते हैं, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़िए। डिसकॉन्टिन्यूटी इन द डेवलपमेंटल प्रोसेस रेफर्स टू, यानी कि विकासात्मक प्रक्रिया में असातत्य। असातत्य क्या है, यानी डिसकॉन्टिन्यूटी क्या है? डिसकॉन्टिन्यूटी वही डिसकॉन्टिन्यूटी है जो पियाजे मान रहे हैं कि भैया स्टेज में, एक स्टेज में इतनी चीज, दूसरी स्टेज में इतनी चीज, ऐसे आप सीखेंगे। बताइएगा एक बार किस चीज की? क्वेश्चन नंबर 3 की। तो डिसकॉन्टिन्यूटी यानी विकासात्मक प्रक्रिया में असातत्य के जब हम मायने की बात करते हैं तो पहला ऑप्शन है न्यू वेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड दैट एमर्ज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, यानी विकास की प्रक्रिया के दौरान उभरने वाले नए तरीके जो संसार को समझने में मदद करते हैं। बात तो सही लग रही है। नेगेटिव ब्रेक्स इन द डेवलपमेंटल प्रोसेस, डिसकॉन्टिन्यूटी का मतलब ये नहीं है कि एक स्टेज जन्म से 2 वर्ष में इतना डेवलपमेंट हुआ, अब ये रुक जाएगा, इसके बाद इतना होगा, ऐसा नहीं होता है ना। प्याजे की स्टेज ये थोड़ी कह रही है पहले की जो क्षमताएं हैं वो आएंगी, जो सेंसरी मोटर में आ चुका है वो अब प्री ऑपरेशन में खत्म हो जाएगा, ऐसा थोड़ी कहा है। डाउनवर्ड नेगेटिव ट्रेंड इन डेवलपमेंट, ये डाउनवर्ड नेगेटिव नहीं है ना, ये नीचे की तरफ नहीं जा रहा, ये बुरे के लिए डेवलपमेंट नहीं है। इंटरफेरेंस इन द डेवलपमेंटल प्रोसेस, यानी विकास की प्रक्रिया में हस्तक्षेप डिसकॉन्टिन्यूटी है, जी नहीं। ये क्या है? डिसकॉन्टिन्यूटी यहाँ एक पॉजिटिव बात है, उसका मतलब है न्यू वेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड दैट एमर्ज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, यानी विकास की प्रक्रिया के दौरान उभरने वाले नए तरीके जो संसार को समझने में मदद करते हैं। मतलब एक स्टेज में ये चीजें आई, दूसरी स्टेज में कुछ और चीजें आएंगी जो आप दुनिया की समझ आपकी बेहतर होगी कि अब आपके अंदर लॉजिक आ चुका है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में, तो अब आपकी दुनिया की समझ बेहतर होगी। स्टेजेस में बांटना है सिर्फ डिसकॉन्टिन्यूटी यहाँ पे, इसका मतलब ये नहीं है कि डेवलपमेंट रुक गया है। तो न्यू वेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो टाइम के साथ, स्टेज के साथ डेवलप होते हैं। ठीक, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। इस बार पेरेंटिंग स्टाइल्स पे कई क्वेश्चन आए हैं। ये 4 तरह की पेरेंटिंग स्टाइल होती हैं जो हम डिस्कस करते हैं। अथॉरिटेटिव स्टाइल, इस पे अभी मैं बता भी दूंगी। पालन पोषण की प्राधिकारिक शैली, ठीक, अथॉरिटेटिव स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग की जब हम बात कर रहे हैं तो ये किस पर बेस्ड है? पहला ऑप्शन है मेकिंग डिसीजंस फॉर द चाइल्ड, बच्चे के लिए खुद निर्णय लेना। तो वो तो वैसे वाली बात होगी ना, अमिताभ बच्चन याद कीजिए कभी खुशी कभी गम के, तो वो क्या है? वो अथॉरिटेटिव नहीं है, वो अथॉरिटेरियन है ना, वो अथॉरिटेरियन है। खुद ही आपने निर्णय ले लिया, तुम्हारी शादी किससे होगी हम बताएंगे, क्या करना है तुम्हें जीवन में हम बताएंगे, उसकी अपनी कोई चॉइस छोड़ी ही नहीं। तो ये अथॉरिटेटिव नहीं है, अथॉरिटेरियन है। ये सत्ता, ये निरंकुशवादी हो गया अथॉरिटेरियन, हिटलर जैसे माँ बाप, है ना। बी ऑप्शन है नॉट लिस्निंग टू अ चाइल्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू, लिसनिंग होगा, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, लिसनिंग टू अ चाइल्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये भी गड़बड़ है कि बच्चे के
पक्ष को सुन ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप उसको एक इंडिपेंडेंट लाइफ मानते ही नहीं है। आप तो कहते हैं हमने पैदा किया, जैसे हम करेंगे वो करोगे अब तो तुम, ठीक है ना। मेकिंग अनरीजनेबल डिमांड्स फ्रॉम द चाइल्ड, यानी बच्चे से अविवेकपूर्ण मांग करना जिसमें कोई रीजन नहीं है, क्योंकि अगर आपकी बात में रीजन है तो आप रीजन दे सकते हैं, बच्चे के सामने स्पष्ट कर सकते हैं। अब उसको दीवार में जाके कहीं सर फोड़ना है तो फोड़ेगा ही, लेकिन रीजनिंग अगर आप, और ऐसा होगा नहीं अगर आप शुरुआत से ही उसको मौका देते आए हैं, रीजनिंग रखते आए हैं, तर्क रखते आए हैं उसके सामने कि भाई उसका डिसीजन अगर उसे अच्छा लग रहा है तो आप तर्कपूर्ण तरीके से समझाएं कि भाई ये तरीके या इसमें ये प्रॉब्लम्स हो सकती है, तुम बताओ तुम्हारा क्या सोचना है। तो ये अथॉरिटेटिव में होता है ऐसा। एंगेज इन जॉइंट डिसीजन मेकिंग, ये बेस्ट पेरेंटिंग स्टाइल है, अथॉरिटेटिव, है ना। अथॉरिटेरियन नहीं है, अथॉरिटेटिव है कि जब संभव हो तब बच्चे के साथ साझेदारी में निर्णय लेना। एंगेज इन जॉइंट डिसीजन मेकिंग वेर एवर पॉसिबल, जहां पे भी हो सके। जॉइंट डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या है, बच्चे का भी पक्ष जहां शामिल हो और पेरेंट का भी, है ना। दोनों लोग मिल करके रीजनिंग लगा करके या बातचीत करके दोनों में से जो चाहते हैं उस एक डिसीजन पर आ पाए, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर है। जब संभव हो तब बच्चे के साथ साझेदारी में निर्णय लेना, है ना। तो अथॉरिटेटिव में फायदा यही है कि कंट्रोल भी होता है और केयर भी होती है। ध्यान रखिएगा ये 4 पेरेंटिंग स्टाइल हैं। एक है आपका अथॉरिटेरियन, निरंकुशवादी कहेंगे इसको, अथॉरिटेरियन। हिंदी में याद रखने की बजाय इंग्लिश में याद रखिएगा, क्योंकि हिंदी में नाम बदल जाएंगे फिर आप कंफ्यूज होंगे पेपर में, ठीक है। और एक है अथॉरिटेटिव, अथॉरिटेटिव जिसकी अभी बात हो रही थी, ये बेस्ट है अगर हम बात करें। फिर आता है क्या, फिर आता है आपका अथॉरिटेटिव और अथॉरिटेरियन। देन पैसिमिस्टिक भी आएंगे, पैसिव, पैसिव कह लीजिए, इनका दूसरा नाम याद आ रहा हो किसी को तो लिखना, ठीक है ना। दूसरा नाम अगर याद आ रहा हो तो लिखना। अथॉरिटेटिव पेरेंट्स हैं, अथॉरिटेरियन पेरेंट्स हैं और पैसिव या जो भी आप कहना चाहें इसको। और एक होते हैं नेग्लेक्टफुल। क्या होते हैं, नेग्लेक्टफुल, यानी उनको फर्क ही नहीं पड़ता, ये अवॉइडेंस में है, इनको पता ही नहीं बच्चा कौन सी क्लास में है, ठीक है ना। तो अगर हम यहां पे बात करें, पैसिमिस्टिक है ना, परमिसिव, परमिसिव होते हैं एग्जैक्टली, हाँ। तो अगर हम बात करें परमिसिव की, परमिसिव की जब हम बात कर रहे हैं, देखिएगा सिंपल बात है। एक चीज होती है केयर, जो पेरेंट में होनी चाहिए क्योंकि बच्चे को केयर चाहिए, और दूसरी चीज होती है कंट्रोल, के थोड़ा सा कंट्रोल भी हो, क्योंकि बच्चा ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हमेशा से वो उसमें उतनी समझ हो कि वो सारे डिसीजंस अपने अच्छे ले ले। तो और शुरुआत में जीवन के जरूरी होता है कि एक डिसिप्लिन बच्चे में आ जाए, तो इसलिए कंट्रोल की भी जरूरत होती है, ठीक। तो केयर और कंट्रोल 2 ही चीजें हैं पेरेंटिंग में जो जरूरी है यहाँ पे, है ना, केयर और कंट्रोल। अब जब हम केयर और कंट्रोल की बात कर रहे हैं, 2 चीजें हैं पूरी पेरेंटिंग में यहाँ पे अगर हम समझें, केयर और कंट्रोल, ठीक है। अब केयर और कंट्रोल की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे अथॉरिटेरियन में केयर भी ज्यादा है और कंट्रोल भी ज्यादा है ना। कंट्रोल भी ज्यादा है और केयर भी ज्यादा है, यानी कंट्रोल भी अप है और केयर भी अप है। बेहद कंट्रोल बेहद केयर, है ना, कि भाई जो हमने कह दिया वही करोगे, या कंट्रोल कई बार लो भी हो जाती है इनकी। अगर अथॉरिटेटिव की बात करें तो केयर अप है, कंट्रोल भी, यहां कंट्रोल भी अप है, एक तरह से ये कह सकते हैं। यहां पे केयर डाउन हो जाएगी, यहां पे केयर डाउन हो जाएगी, ठीक। केयर परमिसिव में क्या है, परमिसिव में केयर भी लो और कंट्रोल भी लो, कुछ भी करो कोई मतलब नहीं है। नेग्लेक्ट मतलब बेसिकली ये ऐसे वाली चीज है, केयर ज्यादा होती है परमिसिव में, आज मेरा दिमाग पता नहीं कहाँ है। और नेग्लेक्टफुल की जब हम बात करें तो केयर लेस, कंट्रोल लेस, ठीक। मतलब क्या हुआ, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये तो मैथ्स जैसा लगने लग गया होगा, इसको समझने की कोशिश करते हैं। सिंपल बात है, अथॉरिटेरियन पेरेंट्स केयर उतनी इनकी नहीं होती, कंट्रोल इनका ज्यादा होता है, ठीक। तो ये फिर हिटलर बन जाते हैं कि बच्चे को क्या चाहिए उससे इन्हें फर्क नहीं पड़ता, केयर कम है कंट्रोल ज्यादा है, कह दिया तो कह दिया। ये अमिताभ बच्चन है किसके, कभी खुशी कभी गम के। अथॉरिटेटिव की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे केयर भी है आपकी बच्चे के प्रति और कंट्रोल भी है, यानी आप क्या कर रहे हैं, डिस्कशन करके तरीका निकाल लेंगे। परमिसिव की जब हम बात करें तो यहाँ केयर इतनी ज्यादा है कि कंट्रोल कम हो जाता है, मेरे बच्चे को जो चाहिए वही चाहिए। बच्चा चाहे अपना सर फोड़ने की बात कर रहा हो, मतलब अपने लिए खराब चीजें ढूंढ रहा हो,
केयर यहाँ बिल्कुल कम है नेग्लेक्टफुल में, और कंट्रोल भी कम है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, पैसे आ जाते हैं महीने के। वो मूवी आपने देखी होंगी जिसमें माँ बाप चेक दे देते हैं, माँ बाप की शक्ल देखनी है बच्चे ने पूरी जिंदगी, बट पैसे देखे हैं बस। तो ये वही वाले हैं नेग्लेक्टफुल। हो सकता है वो पैसे भी ना देते हो, है ना, वहां फिर भी थोड़ी बहुत केयर होगी। तो नेग्लेक्टफुल जिनको फर्क ही नहीं पड़ता। बेस्ट कौन सा है? बेस्ट सिंपली आपका अथॉरिटेटिव है अगर हम बात करें। ठीक है, टीचिंग में कौन सी बेस्ट है स्टाइल? तो वो डेमोक्रेटिक है, यानी जहां पे बातचीत हो और काम बने। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, यानी पियाजे के अनुसार द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंटल चेंजेस टेक्स प्लेस, जो विकासात्मक परिवर्तनों की श्रृंखला है वो होती है थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिफिक कॉग्निटिव फंक्शंस। मतलब जीन पियाजे के अनुसार विकासात्मक बदलाव की प्रक्रिया निम्न में से किन विशिष्ट संज्ञानात्मक प्रकारों द्वारा घटित होती है, यानी कौन से कॉग्निटिव फंक्शंस हैं जिसके द्वारा बच्चे में डेवलपमेंटल चेंजेस आएंगे। वो अपने स्कीमा को अपडेट कर पाएगा, अपनी समझ को बेहतर कर पाएगा, किसके द्वारा? क्योंकि वो संज्ञान की बात कर रहे हैं पियाजे, जीन पियाजे की। तो वो कौन से एक्सपीरियंस है? एक्सपीरियंस और सोशल ट्रांसमिशन, ये भी फैक्टर्स में है। एसिमुलेशन और एकोमोडेशन, ये भी है। सोशल ट्रांसमिशन एंड मैचुरेशन, इन सबसे बेहतर क्या है? एसिमुलेशन एंड एकोमोडेशन। क्यों? क्योंकि पूछा क्या है? डेवलपमेंटल चेंज टेक्स प्लेस, स्पेसिफिक कॉग्निटिव फंक्शन। जब आप संज्ञानात्मक समझ की बात कर रहे हैं, उसको अपडेट करने की बात कर रहे हैं, तो एसिमुलेशन और एकोमोडेशन ये दोनों अडेप्टेशन यानी अनुकूलन की प्रक्रिया में आते हैं। मतलब कुछ ऐड करना और कुछ चेंज करना, ठीक, दोनों अडेप्टेशन की प्रक्रिया में आते हैं। आगे बढ़ेंगे तो अडेप्ट करके ही हम अपने डेवलपमेंटल चेंजेस पाते हैं, क्योंकि दिमाग से रिलेटेड चेंजेस की ही पियाजे बात कर रहे हैं, कोई शारीरिक विकास की बात नहीं कर रहे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। अ 5 year old, एक 5 साल का बच्चा है। अ 5 year old child was given 10 pebbles, उसको पत्थर, छोटे वाले क्या बोलते हैं उनको? छोटे पत्थर को पेबल बोल रहे हैं हम। अरे वो खेलते भी तो थे उछाल उछाल के, याद आया क्या? नहीं, कंचे अलग होते हैं, है ना, पिट्ठू बोलते थे, कुछ तो बोलते थे हिंदी में। तो वो पेबल्स दिए गए उसको, छोटे छोटे 10 पेबल्स हैं। एक बच्ची है 5 साल की, उसके पास 10 पेबल्स हैं। बाय हर टीचर शी पुट द पेबल्स इन डिफरेंट फॉर्मेशंस। फॉर एग्जाम्पल अ शॉर्ट लाइन, यानी ये जो 10 पेबल्स मिले बच्ची को, एक शॉर्ट लाइन बना दी बच्ची ने, है ना, मान लीजिए 10 है। एक लॉन्ग लाइन क्रिएट कर दी दूरी पे रख करके, है 5 ही पेबल्स या 10 ही पेबल्स हैं, और लाइन और एक सर्कल बना दिया, है ना, शेप चेंज कर दी, पेबल्स उतने ही हैं, बस शेप चेंज कर दी, है ना। मेरा सर्कल थोड़ा खतरनाक है, ठीक। तो एक शॉर्ट लाइन, एक छोटी लाइन, एक बड़ी रेखा और एक वृत्त या सर्कल को बनाया। सेम पेबल्स हैं, ठीक है ना, सेम पेबल्स हैं, वही 10 पेबल्स हैं जितने दिए थे टीचर ने। काउंटेड दीज पेबल्स रिपीटेडली, अब इनको अलग अलग शेप में रख के और रिपीटेडली काउंट कर रहे हैं कि अभी भी 10 ही हैं क्या? अच्छा, बड़ी लाइन में भी 10 ही हैं, अच्छा सर्कल में भी 10 ही हैं, अच्छा ट्रायंगल में भी 10 ही हैं, जो कि 10 ही होंगे अगर 10 थे तो, ठीक है ना। वो अपनी समझ बनाने की कोशिश कर रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉग्निटिव स्कीमास इज शी अटेम्प्टिंग टू अटेन अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, यानी जीन पियाजे के अनुसार यह बच्ची निम्न में से किस संज्ञानात्मक स्कीमा को ग्रहण करने के प्रयास में है। संज्ञानात्मक स्कीमा मतलब आपका एग्जिस्टिंग नॉलेज बिल्ड करने के कोशिश में है, ये करके बताइए। कंजर्वेशन, क्या है ये? कंजर्वेशन, ठीक। सीरिएशन नहीं है, सीरीज में नहीं देख रही है, वो नंबर पे उसका फोकस है, क्वांटिटी सेम है या नहीं है, शेप और साइज के चेंज होने पे क्वांटिटी सेम रहती है, ये कंजर्वेशन है। कि भैया शेप चेंज हुई, यहाँ पे लाइन से सर्कल बनाया, शेप चेंज हो गई, लेकिन क्वांटिटी अभी भी सेम है, वॉल्यूम अभी भी सेम है, 10 के 10 पेबल है, ठीक। साइज चेंज हो गया, जब आपने देखा एक लंबी लाइन बनाई एक छोटी लाइन बनाई, फिर भी पेबल्स 10 के 10 है, मतलब शेप और साइज के चेंज होने पे क्वांटिटी चेंज नहीं होती, ये कंजर्वेशन है। कंजर्वेशन ऑफ नंबर्स की यहां बात हो रही है, संख्या का संरक्षण की बात हो रही है। नॉमिनल स्केल, ट्रांजिटिव इन्फेरेंस, नथिंग एल्स, ठीक। ट्रांजिटिव होता है कि ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से, तो सबसे बड़ा कौन है, वो ट्रांजिटिव रीजनिंग होती है, ये भी आ जाती है आपकी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा एक बार। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, तो वाइगॉस्की के अनुसार द प्रोसेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज मीडिएटेड बाय, यानी लेव वाइगॉस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के लिए निम्न में से किसकी मध्यस्थता आवश्यक है? किससे हो रहा है संज्ञानात्मक विकास? बताइएगा फटाफट से। लेव वाइगॉस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के लिए निम्न में से किसकी मध्यस्थता आवश्यक है? तो आपको पता है जब भी वाइगॉस्की की बात होगी, सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज, ये 3 ही चीजें आपको दिमाग में रखनी है, ठीक। कल्चरल मोड्स, ढंग, प्रकार नहीं, कल्चरल सिग्निफायर्स, कल्चरल डेरिवेटिव्स नहीं। कल्चर क्या है? टूल है। देख रहे हो ऑप्शन से कैसे घुमाया गया, हर एक वर्ड में कल्चर लिख दिया, हर एक ऑप्शन में कल्चर दे दिया,
ठीक है ना। तो कल्चरल टूल्स, वाइगॉस्की समाज, संस्कृति और भाषा को एक टूल मान रहे हैं किसका, संज्ञानात्मक विकास का, कि हमारा संज्ञान बेहतर होगा उसके लिए टूल्स हैं कि मेरे कल्चर में जो चलता है उसकी नॉलेज में लूं, एक्टिविटीज में मैं इन्वॉल्व हूं, तो उससे क्या होगा, मेरा संज्ञान बेहतर होगा। जब संस्कृति में, समाज में और भाषा का जब आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके संज्ञान, जब आप रामलीला देखने जा रहे हैं तो कुछ तो आपके कल्चर ने आपके संज्ञानात्मक पक्ष पे प्रभाव डाला होगा, आपकी थिंकिंग, इमेजिनेशन कुछ तो बेहतर हुआ होगा। ये सब कॉग्निटिव फंक्शंस हैं, तो कल्चरल टूल्स हैं ये। ए ऑप्शन इज दी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है समझिए। डेवलपमेंट इन जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू लेव वाइगॉस्की कैन बी फैसिलिटेटेड थ्रू, यानी लेव वाइगॉस्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र, मतलब आप सीटेट आपने दिया, आपका नहीं हुआ, लेकिन आप क्रैक कर सकते हैं, ये आपके संभावित क्षेत्र में है ना, क्योंकि आपने इससे पहले भी पढ़ाई की है, आपने टीचिंग ट्रेनिंग भी खत्म की है, ऐसा तो नहीं है कि आपकी क्षमता से बाहर की चीज है। तो ये ZPD है, जिस जोन में आपका विकास होना संभव है यदि सही सपोर्ट मिल जाए। अब वो सपोर्ट लेट्स लर्न हो सकता है, किताबें हो सकती हैं, नोट्स हो सकते हैं, कोई और टीचर हो सकता है, ठीक। तो अगर हम बात करते हैं किसकी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में विकास की, तो ये किससे फैसिलिटेट होगा, कोलैबोरेटिव डायलॉग से, ऑब्जर्वेशन से। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की बात बेंड्यूरा करेंगे कि बच्चा अनुकरण, या फिर देख रहे हो हिंदी और इंग्लिश में चेंज कर दिया, या फिर अवलोकन के द्वारा सीखेगा, देख करके दूसरे को। रिवर्सिबल थिंकिंग की बात भी प्याजे कर रहे हैं। एक्सपोजिटरी लर्निंग होती है थोप देना बाहर से आप पे, ठीक। कोलैबोरेटिव डायलॉग, क्योंकि समाज और संस्कृति की बात वाइगॉस्की कर रहे हैं, और ये ग्रुप लर्निंग की, कोऑपरेशन की, सहयोग की बात करेगा जो भी समाज की बात करेगा, ठीक है ना। तो सहयोगात्मक संवाद के कोलैबोरेटिव डायलॉग्स, बच्चे डिस्कशन कर रहे हैं, साथ में बैठ के ग्रुप में सीख रहे हैं, ये वाइगॉस्की का क्लासरूम है, जहां कोऑपरेटिव लर्निंग होगी, कोलैबोरेटिव डायलॉग होगा, असिस्टिव लर्निंग होगी, ये सब वाइगॉस्की की क्लास का माहौल है। क्योंकि ये कहेंगे बच्चे समाज में रचना करते हैं ज्ञान की, उसका सिंपल सा मतलब क्या हुआ, उसका सिंपल सा मतलब हुआ बच्चे ग्रुप्स में सीख रहे होंगे, समाज का छोटा रूप ग्रुप ही हुआ ना। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा फटाफट से। अगर हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो द स्टेज 5 ऑफ पोस्ट कन्वेंशनल, स्टेज 5 ऑफ पोस्ट कन्वेंशनल मॉरलिटी एज गिवन बाय लॉरेंस कोहलबर्ग इज मार्क्ड बाय, लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा सुझाई गई पश्व परंपरागत नैतिकता के अंतर्गत स्तर 5 की नैतिकता क्या अंकित करती है, यानी जो लेवल 5 है, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड ओरिएंटेशन की बात होती है, किसमें, कोहलबर्ग के सिद्धांत में। अ फ्री अग्रीमेंट टू फॉलो अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमैनिटी, कोई फ्री अग्रीमेंट नहीं होता है 5th स्तर। अ फ्री एक्सप्लोरेशन ऑफ एथिक्स इवन बियॉन्ड सोशल कॉन्ट्रैक्ट, फ्री एक्सप्लोरेशन नहीं है कि बेवजह आप एक्सप्लोर करते फिर रहे हैं कि बियॉन्ड सोशल कॉन्ट्रैक्ट कौन से एथिक्स हैं। फॉर्मुलेशन ऑफ मॉरल रूल्स दैट बाईपास एथिक्स, यानी ऐसे मॉरल रूल्स आप क्रिएट करें, ऐसे नैतिक नियमों को प्रतिपादित करना जो आचार संहिता के परे हों, यानी नियमों में बदलाव संभव है, यदि वो ह्यूमैनिटी के लिए बेहतर नहीं कर रहे हैं तो उनमें चेंज आना चाहिए, ये कहता है 5th लेवल, ठीक। द नीड टू अपीयर टू बी अ गुड पर्सन, वो सब यहां नहीं है, है ना। फ्री एक्सप्लोरेशन मजे मजे में नहीं, जरूरत पड़े तो चेंज करना चाहिए। फॉर्मुलेशन ऑफ मॉरल रूल्स दैट बाईपास एथिक्स, जो चीजें बनी हुई हैं, ऐसे रूल्स जिनको चेंज की जरूरत है उनमें चेंज कर देना चाहिए, अगर वो ह्यूमैनिटी के भले के लिए नहीं है तो। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा एक बार, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। अ प्रोग्रेसिव एजुकेटर, प्रोग्रेसिव मतलब प्रगतिशील, मतलब जॉन डुई याद रखने आपको, जॉन डीवी जिनको हम कह रहे हैं, लर्निंग बाय डूइंग की बात करेंगे, है ना, करके सीखने की बात करेंगे। बच्चा क्या है, एक्टिव होगा। प्रोग्रेसिव का मतलब होता है आगे बढ़ता हुआ, जैसे समाज प्रोग्रेसिव कब कहलाएगा, जब वो बेहतरी के लिए चेंज की बात करेगा। डेवलपमेंट भी क्या है, एक प्रोग्रेसिव चेंजेस की ही श्रृंखला है, यानी प्रगतिशील जो परिवर्तन है उनकी श्रृंखला है। तो एक प्रगतिशील शिक्षिका को अपनी कक्षा में किस प्रकार का रवैया अपनाना चाहिए, एम्पैथी का मतलब, अगर आप एक प्रोग्रेसिव टीचर हैं, आप एक बेहतरी की ओर बढ़ते हुए टीचर हैं, वो ट्रेडिशनल टीचर नहीं है जो लड़के और लड़कियों के वही सेम एग्जाम्पल देता आया है या देती आई है, जो चलते रहे हैं। अच्छा तुम लड़के हो, अरे क्या करोगे यार, तुम तो ये कर लो, है तुम्हें क्या दिक्कत है, तुम ये करो। लड़की हो, अच्छा तुम ये पायलट क्यों बनना चाहती हो, है या बाहर क्यों जाना चाहती हो खेलने के लिए, तो ये ट्रेडिशनल टीचर हुआ। प्रोग्रेसिव टीचर क्या है, जो बच्चों को आजादी दे, आजादी का मतलब जिसके विचार समय के साथ इंप्रूव हुए हैं, बेटर हुए हैं, ठीक। तो अगर आप एक प्रोग्रेसिव टीचर हैं, जो कि मुझे विश्वास है कि आप सभी बनेंगे, नीड टू एम्बॉडी विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स विद इन अ क्लास, तो आपका रवैया किस प्रकार का होना चाहिए। एम्पैथी होनी चाहिए आप में, यानी समानुभूति, यानी आप दूसरे के शूज में बच्चे के दर्द को, अपना दर्द महसूस कर पाए, बिल्कुल होनी चाहिए एम्पैथी, है ना। एम्पैथी वैसे भी एज अ ह्यूमन बीइंग आप में होनी चाहिए, ठीक है ना, सविता सही बात है। फिर है कंट्रोल, कंट्रोल की ज्यादा जरूरत नहीं है, सेल्फ डिसिप्लिन आ जाता है। जब अच्छा टीचर होता है ना, तो जबरदस्ती आप शोर नहीं मचाते क्लास में, अपने आप शांत हो जाते हैं, ठीक है ना। मुस्कान करेंगे प्रावधान।
तो कंट्रोल नहीं चाहिए, केयर हाँ केयर चाहिए भाई। अगर एज अ टीचर आप में केयर नहीं है तो फिर आप क्या ही करेंगे बच्चों के साथ। एम्पैथी, कंट्रोल और डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए, आप थोपेंगे नहीं बच्चों पे। एम्पैथी, रियलनेस यानी वास्तविकता और केयर, तीनों पॉजिटिव लग रहे हैं भाई हमें, ये तीनों पॉजिटिव लग रहे हैं, ठीक। फिर अगर हम बात करते हैं एम्पैथी, रियलनेस और कंट्रोल की, अगेन कंट्रोल ले आए आप, भाई इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी ना, हम तो बच्चे को एक्टिविटी की बात कर रहे हैं, आजादी देने की बात कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कंट्रोल कंट्रोल, ठीक। तो ये तो गड़बड़ है, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूं समानुभूति, वास्तविकता एवं परवाह की, कि जो टीचर है वो रियलिस्टिक भी हो, रियलनेस भी हो, वास्तविक भी हो, ऐसा नहीं है कि आप उससे कनेक्ट ही ना कर पाए। एम्पैथी भी हो, दूसरे के दर्द में दुखी भी होना आता हो, दूसरे के बच्चे को समझ भी पाए कि वो किसी बात को अगर शेयर कर रहा है तो कहां से, केयर भी हो, ये तीनों ही चीजें पॉजिटिव हैं। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, आज के क्वेश्चन थोड़े थॉटफुल हैं। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, तो ये क्या कहता है बताइएगा एक बार। Which of the following are major concerns about using the concept of intelligence quotient? IQ का कॉन्सेप्ट यूज करने के लिए या यूज करने की वजह से कौन से कंसर्न जागृत होते हैं, यानी कुछ चिंताएं हैं, IQ स्कोर को यूज करने पे कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, वो कंसर्न कौन से हैं। टू मेजर चिल्ड्रंस इंटेलिजेंस, जब आप बच्चों की बुद्धिमत्ता का आकलन करने के लिए जब IQ का इस्तेमाल कर रहे हैं हम, तो मुख्य सरोकार क्या है, मुख्य कंसर्न्स क्या है, मुख्य प्रॉब्लम्स क्या है। भाई अगर हम बात करें गार्डनर की, तो वो तो IQ को इंपॉर्टेंट नहीं मान रहे। गार्डनर तो कह रहे हैं बच्चा अलग अलग क्षेत्र में बुद्धिमान हो सकता है, जरूरी नहीं है कि IQ स्कोर में अच्छा करे तभी वो बुद्धिमान कहलाएगा। बात तो सही है। तो उन्हीं कंसर्न्स की बात कर रहे हैं यहां पे हम, कि IQ के द्वारा जब हम IQ टेस्ट कराते हैं तो प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती है, कंसर्न कौन से हो सकते हैं, इसके नेगेटिव्स क्या क्या है, ये पूछा है आपसे। इंस्टेबिलिटी ऑफ स्कोर यानी प्राप्तांक की अस्थिरता, ऐसा हो सकता है एक लैब से आपने कराया कुछ और स्कोर आया, दूसरी से अमेरिका जाके कराया कुछ और आया, इंडिया में कुछ और आया, ये हो सकता है, सबके स्केल डिफरेंट हो सकते हैं, ये बात तो सही है, सही कंसर्न है। कल्चरल बायस इन टेस्ट, ऐसा भी होता है कि कल्चरली बायस्ड होते हैं टेस्ट, यानी क्वेश्चंस ऐसे बनाए गए हैं, मान लीजिए आप अगर अमेरिका में हैं और आप टेस्ट करा रहे हैं तो वो अमेरिकन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बना दिया कि वहां के कल्चर को जो लोग जानते होंगे वो इंटेलिजेंट हो जाएंगे, उनका स्कोर ज्यादा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये मैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे रही हूं, क्योंकि वो जो बुद्धि का स्केल था या IQ में जो क्वेश्चंस थे IQ टेस्टिंग में, वो उस तरह के थे जो वहां की संस्कृति से ज्यादा परिचित होंगे वो बेहतर कर पाएंगे। तो उस केस में तो कल्चरल बायस इन टेस्ट में होता है। जैसे एक टेस्ट है रावन्स टेस्ट, वो कल्चर फ्री टेस्ट है, उस पर कल्चर का प्रभाव नहीं है, लेकिन हाँ बहुत सारे टेस्ट में कल्चरल बायस पाया जाता है कि जिस कल्चर के लिए वो बनाया है उनका स्कोर उसमें बेहतर आएगा। प्रोडक्ट ओरिएंटेडनेस ऑफ टेस्ट, यानी वो प्रोडक्ट की तरह काम कर रहे हैं कि अच्छा छांटने के लिए यूज कर रहे हैं उनको, सच में बच्चों की बुद्धि के लिए यूज नहीं कर रहे। बात तो सही है। लेबलिंग ऑफ चिल्ड्रन, ये भी बात सही है कि बच्चे को लेबल कर देंगे आपकी, ये एवरेज है, ये है, तो ये मेजर कंसर्न्स हैं कि इससे बच्चे को लेबल कर दिया जाएगा, या ये प्रोडक्ट की तरह देख रहा है, बच्चे को इंसान की तरह नहीं देख रहा, ये सारी चीजें। एन एक्सपीरियंस ऑफ, क्या अभी टाइप ही कर रहे हो, सो गए थे। एन एक्सपीरियंस ऑफ इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस विद इन अ क्लासरूम अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर, यानी इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस की जब हम बात कर रहे हैं, अंतः व्यक्तिक बुद्धि की जब हम बात करें, अंतराव्यक्तिक भी कह सकते हो, यानी इंट्रा मतलब स्वयं, सेल्फ में, तो गार्डनर के अकॉर्डिंग इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस का सही उदाहरण, सही ऑप्शन कौन सा होगा। पहला ऑप्शन है एबिलिटी टू हैंडल सोशल सिचुएशंस, यानी सामाजिक स्थितियों से भली भांति निपटने की क्षमता। बात तो सही लग रही है, सामाजिक स्थितियों से भली भांति निपटने की क्षमता, सोशल सिचुएशंस से नहीं, क्योंकि इंट्रापर्सनल है, सेल्फ की बात होनी चाहिए, ये तो समाज की बात कर रहे हैं, वो तो इंटरपर्सनल में होता है। एबिलिटी टू अंडरस्टैंड मीनिंग एंड रिदम्स ऑफ अदर्स स्पीच, तो ये तो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, भाषक बुद्धि की बात कर रहे हैं, जैसे टीचर की भाषिक बुद्धि ठीक ठाक ही होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, नॉलेज ऑफ वंस, इवन इंटरपर्सनल भी ठीक ही होती है, नॉलेज ऑफ वंस ओन कॉम्प्लेक्स फीलिंग्स, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, ये बात सही है कि आप अपने ही स्वयं की जटिल भावनाओं, शक्तियों व कमजोरियों का ज्ञान, यानी आपको आपकी क्या कॉम्प्लेक्स फीलिंग्स हैं, आपकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं और आपकी क्या वीकनेसेस हैं, यानी आप सेल्फ अवेयर हैं, आप खुद को ही लेकर के इंटेलिजेंट हैं, आप खुद को अच्छे से समझते हैं, तो ये इंट्रापर्सनल में होगा। इसमें फिलोसोफर्स आ सकते हैं, इसमें स्पिरिचुअल गुरुज आ सकते हैं अगर जो सच में एग्जिस्ट करते हैं, तो एप्रिशिएशन ऑफ एस्थेटिक्स एंड ब्यूटी, ये तो फिर अलग चला जाएगा, एस्थेटिक सेंस में जाएगा। सी ऑप्शन नेचुरल इंटेलिजेंस में जाएगा फिर वो, तो सी ऑप्शन वहां सही था। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, आसान सा क्वेश्चन है। द रोल ऑफ अ टीचर विद इन द क्लासरूम इज टू एनकरेज चिल्ड्रन टू एक्सप्रेस विच ऑफ द फॉलोइंग एटीट्यूड्स रिलेटेड टू जेंडर, यानी लिंग के संदर्भ में एक शिक्षिका को कक्षा में बच्चों को किसके लिए प्रेरित करना चाहिए, यानी आप एज अ टीचर जब
जेंडर की बात कर रहे हैं हम, जेंडर जो कि एक सामाजिक संरचना है, समाज ने बनाया है कि महिलाएं ये करेंगी, पुरुष वो करेंगे, ऐसी चीजें है ना। तो ये क्या है, सामाजिक संरचना है। तो आप एज अ टीचर इस चीज के प्रति, किसकी बात हो रही है, जेंडर की बात हो रही है, तो किसके लिए प्रेरित करेंगे आप बच्चों को, बताइएगा। पहला ऑप्शन है जेंडर टाइपिंग, यानी लिंग रूढ़िबद्धता। जेंडर टाइपिंग कराएंगे आप कि जेंडर के अकॉर्डिंग कपड़े पहनो, छोटे बाल क्यों रखती हो, तुम तो लड़की हो, ये होता है जेंडर रोल टाइपिंग, ये नहीं करना आपको। जेंडर कॉन्स्टेंसी, जेंडर कॉन्स्टेंट है, ये तो बच्चे का शुरुआत के सालों में ही 5 साल तक उसको समझ आ जाता है कि जेंडर ऐसी चीज नहीं है जिसको हम कपड़ों की तरह चेंज नहीं कर सकते, यानी जेंडर कांस्टेंट है, ठीक है ना, बी योर ओन कांस्टेंट की तरह। अडॉप्ट सोशली एक्सेप्टेबल जेंडर रोल्स, तो ये तो खराब है कि आप ये चाह रहे हैं बच्चों से कि सामाजिक तौर पर स्वीकृत जेंडर भूमिकाओं को वो अपना लें, जो समाज में चला आ रहा है। अगर समाज ने कहा है कि लड़कियों को पायलट नहीं बनना, तो आप कहेंगे हाँ तुम्हें नहीं सोचना चाहिए इस बारे में, तो ये गलत हो जाएगा। आप इस चीज के लिए प्रेरित थोड़े ना करेंगे एक अच्छे शिक्षक के रूप में, आप करेंगे प्रेरित जेंडर स्टीरियोटाइप फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, यानी लैंगिक रूढ़िबाधिता में लचीलेपन के लिए, कि जो स्टीरियोटाइप चला आ रहा है उसको ब्रेक करने के लिए, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, कि अच्छा लड़के ऐसा सोच रहे हैं कि उनको डांस में इंटरेस्ट है, चलो तुम डांस में इंटरेस्ट ले लो, क्या दिक्कत है ना। नॉन कन्फॉर्मिटी या नॉन ट्रेडिशनल रोल्स के लिए उनको आप तैयार करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे, ठीक। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा एक बार, क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 14। इन अ क्लासरूम वेयर स्टूडेंट्स हैव डाइवर्स लर्निंग प्रोफाइल्स, यानी एक ऐसा क्लासरूम जहां पे विभिन्न तरह के बच्चे हैं, ठीक है ना, सीखने में विविधता रखने वाले बच्चे हैं। एक बच्चा है जो किसी और संस्कृति से आता है, दूसरा बच्चा है जो किसी और इकोनॉमिक स्टेटस से आता है, कोई किसी और राज्य से है, कोई किसी और भाषा को बोलता है, यानी डाइवर्स लर्नर्स हैं, विभिन्नता वाले बच्चे हैं। तो ऐसी क्लास में आप क्या करेंगे सना, धन्यवाद, है ना। देखिएगा, तो पहला ऑप्शन है आइडेंटिफाई नॉर्मेटिव लेवल ऑफ टीचिंग, यानी पढ़ाने के मानकीय स्तर को पहचानेंगे। भैया जहां डाइवर्सिटी है वहां सिर्फ एक स्टैंडर्ड नॉर्मेटिव लेवल काम नहीं करेगा, यहाँ डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन काम करेगी, डिफरेंट बच्चों के लिए डिफरेंट अप्रोच, फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा टीचर को। बी ऑप्शन है फाइंड क्रिएटिव वेज ऑफ एंगेजिंग विद डाइवर्स लर्निंग पेस ऑफ स्टूडेंट्स, यानी सीखने में विविध गति रखने वाले विद्यार्थियों की भागीदारी के लिए सृजनात्मक तरीके खोजेंगे। सही बात है कि आप डिफरेंट तरीके अपनाएंगे, जिससे डाइवर्स लर्निंग पेस वाले जो डिफरेंट पेस पे, गति पे या अलग अलग तरह से सीखते हैं बच्चे, उनके लिए आपने नए तरीके खोज लिए कि अच्छा ये वाला बच्चा है, इसको मैं ये वाला टीचिंग लर्निंग मटेरियल दिखाऊंगा या दिखाऊंगी, इसको पिक्चर दिखा करके सिखाऊंगी, पिक्चर मींस फोटोग्राफ, ठीक। तो इस तरह के अलग अलग क्रिएटिव वेज ढूंढेंगे, बच्चों को अलग अलग तरह के एग्जाम्पल देंगे ताकि सभी बच्चों की नीड्स फुलफिल हो सके। सी ऑप्शन है क्रिएट स्पेशल अचीवमेंट एंड रेमेडियल सेक्शंस, ये तो ऐसी बात होगी कि पहले आप उनको केटर तो कर नहीं रहे हैं, उससे पहले आप अचीवमेंट टेस्ट ले लीजिए और रेमेडियल सेक्शंस में क्रिएट कर दीजिए। एबिलिटी ग्रुप में नहीं बांटना होता बच्चों को बेवजह, बी ऑप्शन है, बहुत जरूरत पड़ने पे ही एबिलिटी ग्रुपिंग करनी है, अदरवाइज नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 का जवाब दीजिएगा। फॉर्मेटिव असेसमेंट, जिसको हम किसके लिए, फीडबैक के लिए यूज करते हैं, है ना। फॉर्मेटिव मतलब रचनात्मक आकलन, यानी डिफरेंट वेज होंगे यहाँ बच्चे को असेस करने के। निर्माणात्मक आकलन का प्रयोग मुख्यतः किस चीज के लिए किया जाता है। पहला ऑप्शन है टू प्रोवाइड टीचर्स विद अ रैशनल बेसिस फॉर प्रिपेयरिंग टेस्ट और एग्जाम पेपर्स। फॉर्मेटिव में मुख्य उद्देश्य नहीं है कि शिक्षक को तार्किक आधार पर परीक्षा लेनी है कि कितने नंबर आए किसके। टू हेल्प टीचर्स प्लान बेटर एंड प्रोवाइड सपोर्टिव नॉन एवेल्युएटिव फीडबैक टू स्टूडेंट्स, यानी शिक्षकों को बेहतर योजना बनाने एवं विद्यार्थियों को सहयोगात्मक और गैर मूल्यांकित प्रतिपुष्टि देने के लिए तैयार किया जाएगा। मतलब इस बात पे फोकस नहीं है कि कितने नंबर आए, इस बात पे फोकस है कि नेक्स्ट टाइम टीचिंग लर्निंग जो प्लान बनेगा, लेसन प्लान, वो और इंटरेस्टिंग हो। आप कैसे सपोर्ट प्रोवाइड करें, कहां फीडबैक की कमी रह गई है उसको ठीक करें, ना कि इस बात पे कि नंबर कितने आए। ये होता है रचनात्मक मूल्यांकन। आप डिफरेंट वेज, पेपर पेंसिल टेस्ट को छोड़ करके बाकी तरीके अपनाते हैं। टू हेल्प स्टूडेंट्स डेवलप गुड टेस्ट टेकिंग स्किल्स, ऐसा नहीं है कि बच्चों को परीक्षा देना आना चाहिए, ये सीखने, परीक्षा देने के लिए थोड़े ना आए, सीखने के लिए आए। परीक्षा तो एक तरीका है जिससे पता लगे कि बच्चे की स्ट्रेंथ्स क्या हैं, वीकनेसेस क्या हैं, उसको और अच्छे तरीके से कैसे सिखा सकते हैं, ठीक है ना। फिर आता है डी ऑप्शन, टू डिस्क्रिमिनेट एप्रोप्रिएटली बिटवीन, डिस्क्रिमिनेट थोड़ी करना है बच्चों के एबिलिटी लेवल्स में, बच्चों में आपको भेदभाव थोड़े ना करना है। तो बी ऑप्शन ही एकमात्र सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, मल्टी कल्चरल एजुकेशन इज एम्ड एट, यानी ऐसी एजुकेशन जहां भिन्न भिन्न संस्कृतियों के बच्चे हैं, बहुसांस्कृतिक, यानी सभी संस्कृति के बच्चों को जो अलग अलग त्योहार मनाते हैं, मान लीजिए कोई केरला का बच्चा है तो केरल का बच्चा कोई और उसके फेस्टिवल्स होंगे,
कोई उत्तर प्रदेश का बच्चा है तो उसके अलग कुछ चीजें डिफरेंट हो सकती हैं, उसके कल्चर में कुछ विभिन्नताएं हो सकती हैं। तो इसी तरह से मल्टीपल कल्चर के बच्चे आपकी क्लासरूम में एग्जिस्ट करते हैं। तो उसके लिए आप कैसे, इसका उद्देश्य क्या होता है, ये किस चीज पे एम करती है मल्टीकल्चरल एजुकेशन? पहला ऑप्शन है एजुकेशनल क्वालिटी फॉर चिल्ड्रन फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स विद इन अ क्लासरूम, यानी एक कक्षा में अलग अलग संस्कृति के बच्चों की समानांतर शिक्षा, यानी इक्वल क्वालिटी, एजुकेशनल क्वालिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए सभी बच्चों के लिए, डिफरेंट कल्चर के बच्चों के लिए क्लासरूम के अंदर। बात तो ठीक है, इसका मतलब ये नहीं एक ही तरीके से पढ़ाएंगे, इसका मतलब है कि आप हर एक कल्चर को महत्व दे रहे हैं। ठीक, फिर आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहेगा, देखिएगा एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन कहेगा बी ऑप्शन, एजुकेशनल क्वालिटी फॉर चिल्ड्रन फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स विद इन अ क्लासरूम, इक्वालिटी, एजुकेशनल इक्वालिटी, दोनों ही बातें सही है। शोकेसिंग डांसेस और म्यूजिक ऑफ डिफरेंट कल्चर्स ऑन स्पेसिफिक ओकेजन्स लाइक एनुअल डे ऑफ स्कूल, यानी स्कूल में खास अवसरों पर अलग अलग संस्कृति का नाच गाना प्रस्तुत करना। तो सिर्फ स्पोर्ट्स एनुअल डे पे सिर्फ अलग अलग कल्चर्स का म्यूजिक ही क्यों, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती थी। फिर तो क्रिएटिंग स्पेशल सेक्शंस, और इसमें भी फिर कोई ना कोई रह जाएगा, क्रिएटिंग स्पेशल सेक्शंस इन स्कूल्स फॉर चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू डिफरेंट कल्चर्स। ऐसा नहीं है कि अलग अलग सेक्शन बना देंगे। तो बहु सांस्कृतिक शिक्षा का उद्देश्य ये है, उद्देश्य की बात हो रही है, ये तो केटर कैसे करेंगे आप। चलो आपने डांस अलग अलग संस्कृति वाला करवा दिया एनुअल डे पर, जो कि ठीक बात है, अलग अलग बच्चे आपके जुड़ जाएंगे, लेकिन उद्देश्य ये थोड़ी कि डांस करवाना है। देखो क्वेश्चन में पूछा क्या है, बहु सांस्कृतिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य ये थोड़ी कि डिफरेंट डिफरेंट डांस दिखा देने हैं। ये तो एक वे हो सकता है पढ़ाने का। बी ऑप्शन जो है या ए ऑप्शन जो है, ये दोनों सेम है, दोनों ऑप्शन सेम लिख दिए इन्होंने। एजुकेशनल क्वालिटी, इक्वालिटी फॉर चिल्ड्रन फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स विद इन अ क्लासरूम, यानी एक कक्षा में अलग अलग संस्कृति के बच्चों की समानांतर शिक्षा, यानी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में कमी नहीं है, डिफरेंट तरीके से पढ़ाते हैं आप, सिलेबस तो सेम ही होता है, बस डिफरेंट तरीके से पढ़ाते हैं। ठीक है ना, क्लियर है? देखिएगा एक बार, अगर हम बात करें, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, है ना, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। बी भी सही है, जिन्होंने बी भी मार्क किया, क्योंकि दोनों बातें सही है।